फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते मेंटेनेंस के केसेस में अक्सर एक सवाल हस्बैंड की ओर से देखने को मिलता है मुकदमों में, बच्चे की लिजिटिमेसी को लेकर के। हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर के कि यह जो बेटा है या बेटी है यह मेरी नहीं है। जब पत्नी के चरित्र पे अक्सर आरोप लगाए जाते हैं पतियों के द्वारा, तो वहाँ पर यह सवाल ज़्यादातर उठता है। और जब यह सवाल उठता है तो कई केसेस में यह भी देखने को मिलता है कि डीएनए टेस्ट के लिए भी मांग की जाती है, एप्लीकेशंस कोर्ट में दी जाती हैं। इसी तरीके के एक मामले में मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के द्वारा अभी 10 मार्च 2023 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। वहाँ पर भी यही सवाल उठा था। वहाँ पर भी हस्बैंड के द्वारा कहा गया था कि ये जो नाबालिग बेटा है यह मेरा बेटा नहीं है, और उसने यह कहते हुए मेंटेनेंस देने से भी मना कर दिया था। यह पूरा मामला क्या था, केस के फैक्ट क्या थे, और फाइनली मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया, आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया, उस फैसले के बारे में बात करने से पहले यह देख लेते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे। इस मामले के तथ्य कुछ इस तरीके के थे कि एक महिला और पुरुष एक कंपनी में काम करते थे, वहीं पे दोनों की मुलाकात होती है और फिर दोनों लोग शादी कर लेते हैं। 2006 में शादी करते हैं, 2007 में एक बच्चा पैदा होता है। इसके बाद दोनों के बीच में डिस्प्यूट पैदा होने लगता है। डिस्प्यूट की जो वजह थी वो यह थी कि पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि उसका पति किसी और महिला के साथ संबंध रखता है। लिहाजा इस विवाद के चलते महिला अपने बच्चे को लेकर के घर छोड़ के चली जाती है। कुछ समय के बाद उस नाबालिग बच्चे की पढ़ाई लिखाई के खर्चे को लेकर के मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया जाता है। मेंटेनेंस के मुकदमे में जब हस्बैंड हाजिर होता है तो सबसे पहले वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता है कि यह जो बेटा है वो मेरा नहीं है और मैं अपने नाबालिग बेटे को मेंटेनेंस नहीं दूंगा, इसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जब यह एप्लीकेशन पति के द्वारा दी जाती है तो जो मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट थी जहां पर यह केस चल रहा था, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा हस्बैंड की इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और बच्चे की डीएनए टेस्ट कराने का ऑर्डर कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट के इस आदेश को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सेशन कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट के डीएनए टेस्ट कराने के आदेश को खारिज कर दिया जाता है। अब सेशन कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध मुंबई हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। तो अब देखते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट में किस तरीके की बहस की जाती है और मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है और फाइनल क्या आदेश पारित किया जाता है। दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष जो क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की जाती है उसका नंबर है 66/2022। पार्टी नेम को चूंकि जजमेंट में ही हाइड किया गया है, इसलिए यहां पर भी मैं आपको पार्टी नेम नहीं बता सकता हूं। जिस किसी को भी इस जजमेंट का लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है, वहां पर मैं इस जजमेंट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब मुंबई हाई कोर्ट में जो आर्गुमेंट किया जाता है पति के अधिवक्ता के द्वारा, वहां पर भी यही आर्गुमेंट किया जाता है कि यह जो पुत्र है यह उसका नहीं है, लिहाजा इसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। सेशन कोर्ट ने बिना इस चीज की गंभीरता को देखे हुए मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज करके अच्छा नहीं किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना जाता है मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा, और दोनों पक्षों की बहस और दलीलों को सुनने के बाद एविडेंस एक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन का जिक्र किया जाता है। हाँ दोस्तों, यह प्रोविजन है सेक्शन 112। हाँ दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में कहा गया, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लिजिटिमेसी, यानी शादी के दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म होता है
तो उसकी लिजिटिमेसी का वो कंक्लूसिव प्रूफ है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब कोई ऐसा फैक्ट जो अपने आप में साबित हो, जिसको साबित करने के लिए किसी अलग से एविडेंस की ज़रूरत ना हो। तो अगर दो पति पत्नी की शादी के दौरान कोई संतान पैदा होती है तो उसको लिजिटिमेट माना जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ होगा। तो इस प्रोविजन का भी जिक्र किया जाता है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण केस लॉ का भी जिक्र किया जाता है। वो केस लॉ है श्यामलाल वर्सेज संजीव कुमार। एसएससी के 2009 के 12 वॉल्यूम में पेज नंबर 454 पे पब्लिश हुआ था। ये सारी डिटेल आपके स्क्रीन पे है। इसी के साथ साथ और भी एक महत्वपूर्ण केस लॉ अर्पणा अजंक्या फिरोदी, इस केस का भी जिक्र किया जाता है। उसकी भी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। ओवरऑल इन सारी चीज़ों को डिटेल में जिक्र करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए यह कहा जाता है, याचिकाकर्ता नौकरी पेशा है, फिर भी अपने दायित्व से बचने की कोशिश कर रहा है। मेंटेनेंस पाने के अधिकार से बच्चे को वंचित करने के लिए उसका डीएनए कराने की बात कर रहा है। ऐसे किसी भी मामले में डीएनए टेस्ट कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके लिए उचित कारण होना चाहिए। अगर डीएनए टेस्ट का आदेश दे दिया जाता है तो बच्चे की मानसिकता पर गहरा आघात पहुंच सकता है। इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए फाइनली हस्बैंड के द्वारा जो क्रिमिनल रेट पिटीशन दाखिल की गई थी बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर के, सेशन कोर्ट के आदेश को जो चैलेंज किया गया था, उसको मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के द्वारा 10 मार्च को निरस्त कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। और जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया जाता है कि यूं ही बिना किसी उचित कारण के, बिना किसी ऐसे साक्ष्य के जो कि एक कोगेंट रीजन हो, किसी भी बच्चे के डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके का कोई मामला आपका आता है कोर्ट में कार्रवाई के दौरान, अगर आप वकालत कर रहे हैं तो वकालत के दौरान भी अगर कोई ऐसा केस आता है तो भी आप इस जजमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और चलते चलते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।